हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आईसीआई के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज शुरू करते हैं टॉपिक वेक्टर में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वैसे तो कॉमनली देखें तो एक ही चीज लग रही है, लेकिन इसमें तो कुछ चीज क्लियर करेंगे इनका। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सिंपल सा इसका मतलब ये निकल रहा है कि आप जो नॉर्मली जो मल्टीप्लीकेशन के जो प्रोडक्ट करते हैं, दो नंबर्स का करते हैं, 2 इंटू 3, 4 इंटू 5। ठीक है, यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की मल्टीप्लाई में जो दो क्वांटिटीज होगी वो दोनों ही क्या होगी, वेक्टर्स होगी। जो हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, वेक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट आते हैं। मान लीजिएगा कोई दो क्वांटिटी है, ए और बी, दोनों ही वेक्टर है, इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तब इनके प्रोडक्ट के लिए करने के बाद में कोई ना कोई नई चीज जो आएगी, अब वो क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है और वो क्वांटिटी वेक्टर भी हो सकती है। इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन से उस रिजल्ट के बेसिस पर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अगर मान लीजिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में जो क्वांटिटी मिलती है, अगर वो स्केलर है तब तो नाम दे देंगे स्केलर प्रोडक्ट। और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आता है, अगर वो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो नाम दे देंगे वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट का एक नाम और भी है डॉट प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का एक नाम और भी है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, मतलब स्केलर प्रोडक्ट हो चाहे वेक्टर प्रोडक्ट हो, दिमाग में एक चीज क्लियर कर लेना माइंड में कि दोनों ही तरह के प्रोडक्ट में काम में आने वाली दोनों ही क्वांटिटीज वेक्टर है। हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, उन रिजल्ट के बेसिस पर दोनों तरह का प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि दो स्केलर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, नहीं। स्केलर चाहे वेक्टर, दोनों ही में प्रोडक्ट में जो काम में आने वाली क्वांटिटीज है वो वेक्टर है। केवल रिजल्ट के बेसिस पर इनको नोमेनक्लेचर दिया गया है इनका। ठीक है, अच्छा, इसको लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। इसको लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन केप। पहले इसको थोड़ा सा 1 by 1 समझते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्लियर है? अब और बात सुनिएगा, देखिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एन केप है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इन विच बोथ द वेक्टर एंड बी लाइन। ठीक है, इस वेक्टर प्रोडक्ट को बिल्कुल सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। पहले हम शुरू करते हैं
स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों तरह के प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, आप इतना कॉपी कर लीजिएगा बोले। अब सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। इसकी पूरी कहानी हम बाद में वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने आप में ये भी बड़ा टॉपिक है, करीबन 2 से 3 लेक्चर का टाइम लग जाएगा केवल इसी टॉपिक के अंदर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके बाद इसको शुरू करेंगे। तो अभी मैं इस चीज को रब कर रहा हूं पूरी तरह से। कुछ डिफरेंस क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, आगे क्या होता है एमके समझेंगे बात को। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी, ये भी मैग्नीट्यूड है स्केलर क्वांटिटी। थीटा दोनों के बीच में एंगल है, तो रखने से कुछ ना कुछ स्केलर क्वांटिटी। तो तीनों स्केलर क्वांटिटी है, तो पूरा रिजल्ट ही क्या होगा? स्केलर। यहां पर यहां से यहां तक तो देखिएगा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आगे एन कैप लगने की वजह से पूरी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। 5 स्केलर है, 5 आई कैप वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके हमेशा कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको नाम दे दिया वेक्टर प्रोडक्ट, या पूरी स्केलर क्वांटिटी इसलिए नाम दे दिया इसको स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो नाम डॉट प्रोडक्ट भी कह दिया। यहां तक चीज के लिए अब थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूं, केवल और केवल इसको अब शुरू करते हैं। रब कर दूं, ठीक है, तो अब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का कोई ऐसा प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट के बाद में जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिले, तो उनको वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? डॉट स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट भी। ए बी कोस थीटा लिखेंगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कई बार छोटा सा कंफ्यूजन इसी में रहता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इस बात को मैं थोड़ी सी चीज क्लियर कराना चाहूंगा। यहां पर एक बात समझना, मान लीजिएगा ये कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है आपके लिए बी, ये कोई वेक्टर है आपके लिए सी, वेक्टर है सी, और सपोज ये एंगल है कोई 50 डिग्री, ये एंगल हो सकता है मान लीजिएगा 60 डिग्री, ये एंगल हो सकता है सपोज 70 डिग्री। वो तो गया ना, वापस देखिएगा 160 के बने। ठीक है, अगर आपको इसमें पूछे कि एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन एंड बी, एंगल बिटवीन बी एंड सी, और एंगल बिटवीन सी एंड ए या एंड सी, तो एंगल क्या क्या होगा? शायद देखिए अब आप आंसर देंगे कि ए और बी के बीच में हो जाएगा 70 डिग्री, बी और सी की बात कहें तो 60 डिग्री, और सी और ए की बात अगर आप कहें तो 50 डिग्री। तो शायद ये आंसर पूरी तरह से सही नहीं है, ये आंसर कुछ गलत भी है। अब देखो बात को सुनो, क्या गलती है इसके अंदर। हमेशा ध्यान रखना, दो वेक्टर के बीच में एंगल मतलब उनकी टेल के बीच में एंगल बनता है, हमेशा ध्यान रखना बात को। ठीक है, यहां पर देखिएगा ये वेक्टर ए है, ये सी, ये इसकी हेड, ये इसकी टेल, ये सी का हेड, ये इसकी टेल। ठीक है, इसका मतलब ए और सी या सी और ए के बीच में एंगल जो 50 डिग्री है वो बिल्कुल सही था, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा है, ये मैं जानता हूं बात। ठीक है, अब देखें आप, यहां पे देखें अब आप ए और बी के बीच में एंगल बात कहें तो यहां पे तो ए का हेड है और बी का हेड तो हो गया इधर, बी का हेड हो गया इधर, बी की टेल हो गई इधर। तो यहां पे तो बताएं इस यहां पे 70 डिग्री पर ए का तो हेड और बी की टेल मिलती है, जबकि मैंने कहा दोनों की टेल मिलना है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं ये वेक्टर ए है, तो बिना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किए, बिना टर्न किए, अगर ये वेक्टर ए है तो आहिस्ते से उठाकर यहां रख दिया तो ये भी वेक्टर ए ही होगा, क्योंकि न तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ न डायरेक्शन। तो क्यों न इस वेक्टर ए को उठाकर यदि मैं आगे कर दूं यहां पे, अगर जैसे ही मैंने यदि आगे कर दिया यहां पे, अगर इसको मैं इस तरह से आगे यहां तक कर दूं, अब देखिएगा ए की टेल मिल गई यहां पे, ए का हेड, तो अब की बार अब दोनों की टेल के बीच में एंगल ये हो गया
ए और बी के बीच में एंगल, इसको उठा के आगे कर दिया यूं, और ये आपके पास बी था ही, तो ये वाला एंगल हुआ दोनों की टेल के बीच में, तो कितना हो जाएगा 110। तो किसमें हो गया ये ए और बी में, तो ये कितना हो गया 110 डिग्री। क्लियर? अब ऐसी बात सोचे इसके अंदर, तो या तो दोनों ही क्या मिल रहे हैं, हेड मिल रहे हैं, जबकि दोनों ही क्या मिलनी चाहिए, टेल, तो इसको उठाकर भेज दो आगे यहां पे, और इसको उठाकर भेज दो आगे यहां पर। अब दोनों की टेल मिल गई, अब देखिएगा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो गया अब आपके पास 60 डिग्री, मतलब जहां दोनों हेड मिले चाहे दोनों टेल मिले, ये भी सही हो गया, ठीक है। अब आपके यहाँ पर 3 में से 2 सही थे, फिर भी मैंने गलत किए, ये मैं जानता हूं आपके एक संयोग है, ठीक है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा उनकी टेल के बीच का ही एंगल है, ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, बात को क्लियर यहां तक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। रब कर दो ना मैं यहां तक, क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं इधर यहां पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, दो वेक्टर ए बी और cos थीटा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन तो इसके अंदर ये बन जाता है, एक एग्जांपल कि फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स having magnitude 10 and 6 if angle between vectors is 30 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो जैसे ए डॉट बी निकालना है आपको, तो क्या आ जाए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10, 6 और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू 3/2, 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 √3/2, तो कितना हो गया ये 3, तो आंसर कितना हो गया आपके 30√3, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनना बात को, यदि आप स्पेशली कुछ क्वेश्चंस वेक्टर्स के कर रहे हैं, ठीक है, तो न तो आप मर्जी से कभी डॉट लगाना, न मर्जी से क्रॉस लगाना, न तो डॉट लगाना न क्रॉस लगाना, क्योंकि डॉट और क्रॉस का वेक्टर के अंदर स्पेशल अलग मीनिंग होता है कि डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। नॉर्मल जो मल्टीप्लीकेशन आपको करना है तो कोशिश करें कि ब्रैकेट से काम चलाएं, ब्रैकेट से काम चलाएं, वरना डॉट या प्रोडक्ट से बेवजह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो क्लियर, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे और करते हैं बात को, तो ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, ए डॉट बी बराबर हो गया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। अब थोड़े से और भी अलग तरह की कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। इससे पहले एक चीज और देखिएगा, आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप में आई कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर तो है ना, आई कैप भी वेक्टर है, तो इसका क्या हो जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड कोस। अब आई कैप कौन से हो गया, यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, दूसरा भी आई कैप एक्स डायरेक्शन में ही है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, ये दो वेक्टर है, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब अगर इस तरह से टर्न भी करें यूं, तो इनके बीच में एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब मान लीजिएगा, बताएंगे अब एंगल कम हो रहा है बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कितना हो गया 0 डिग्री, एंगल बढ़ रहा है कितना हो गया 90 डिग्री, और एंगल बढ़ रहा है कितना हो गया 180 डिग्री। तो जब एरो अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री,
जब एरो एक ही डायरेक्शन में है 0 डिग्री, कितना हो गया एंगल 0 डिग्री। अब एंगल कितना है 90 डिग्री, एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री, देखिए टर्न करें 90 डिग्री। अब एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, अब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, 0 डिग्री। क्लियर, ठीक है। तो आई कैप जिधर पहले, दूसरा आई कैप भी उधर ही हो गया, ठीक है। क्या हो गया कोस 0 डिग्री, ठीक है। आई कैप यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड हो गया 1, 1 कोस 0 डिग्री की 1, तो कितने आ गई वैल्यू 1। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब जे कैप डॉट जे कैप निकाल लें, जे कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड बताएंगे। तो पहला जे कैप मान लीजिएगा ऊपर, दूसरा जे कैप भी किधर ही हो गया, ऊपर ही तो हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री, 1 1 1, तो जे कैप डॉट जे कैप भी कितना हो गया 1। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप भी कितना आ गया 1। इसका मतलब ये हो गया आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर कितना आ गया 1। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात सुनो, अलग अलग ले लेते हैं, आई कैप डॉट जे कैप। अब आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड कोस। अब आपको सुनो, देखो समझो, देखिएगा 3 एक्सिस हो गई, ये आपके सामने हो गई। सपोज ये एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये होगी जेड एक्सिस। तो आई कैप हो गया इधर, जे कैप हो गया इधर। तो आई कैप और जे कैप के बीच में ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का, ठीक है, कोस 90 डिग्री, ठीक है। 1 1 0, तो एक 0 पर्याप्त है पूरे को 0 बनाने के लिए। तो आई कैप डॉट जे कैप कितना हो गया 0, ठीक है ना। अच्छा जे कैप डॉट आई कैप पे क्या होगा, जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड कोस 90 डिग्री, आपकी बार भी तो वही हो जाएगा, जे कैप इधर आई कैप इधर 90 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 0, पूरा हो गया 0 बराबर भी 0। अब बताएंगे जे कैप डॉट के कैप होता था, देखो जे कैप हो गया अब आपके पास इधर आई कैप जे कैप के कैप, तो जे कैप और के कैप परपेंडिकुलर है एक दूसरे के 90 डिग्री, इनका डॉट प्रोडक्ट 0। अब बताओ देखें, आई कैप और के कैप होता तब भी 90 डिग्री एंगल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्स, तो कोई भी दो एक्सिस ले लीजिएगा, एक्स वाई वाई जेड, कोई भी दो एक्सिस ले लीजिएगा, हमेशा उनके बीच में एंगल कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो जे कैप डॉट के कैप भी 0, के कैप डॉट जे कैप भी 0, इसी तरह से जे कैप डॉट सॉरी के कैप डॉट आई कैप बराबर आई कैप डॉट के कैप, सबकी वैल्यू कितनी हो गई 0। इसका मतलब ये हो गया आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर आई कैप डॉट के कैप, सबकी वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब याद इस तरह से रखना कि सेम होते ही डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू कितनी हो गई 1, और डिफरेंट अलग अलग होते ही वैल्यू कितनी हो गई 0। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन छोटा सा ऐसा बन जाए, आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप बताएंगे, तो क्या हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप प्लस आई कैप डॉट जे कैप 1 प्लस 0 1, क्लियर। अब बात करें आगे कुछ और, देखिएगा तो यहां तक चीज क्लियर। अब सपोज लेट कोई एक वेक्टर है ए बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और कोई वेक्टर है बी बराबर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप,
और आपको निकालना है ए डॉट बी। इसका मतलब ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप डॉट बी की जगह वैल्यू रखना है बी एक्स आई के बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप। तो एक वाले को कर लेना पहले सबसे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले तो ए एक्स आई के डॉट ये पूरा लिख दिया, मतलब जैसे बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के प्लस अब ए वाई से ये हो जाएगा ए वाई जे के डॉट डॉट की जगह डॉट देखिएगा, ठीक है ना, प्लस बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। क्लियर। अब आपको सुनना, जो पहले हमेशा अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हालांकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी कहो चाहे बी डॉट ए कहो, दोनों की वैल्यू सेम ही है, मतलब कम्यूटेटिविटी को फॉलो करती है। लेकिन जब आगे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप ये हैबिट डालो, जो पहले है उसको पहले रखना है, जो बाद में है बाद में रखना है, ठीक है। ये हैबिट डालो, आपके लिए सही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिएगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा तो ए डॉट बी अगर निकालना है आपको, ए डॉट बी अगर निकालना है तो देखिएगा ए एक्स बी एक्स, अब आई डॉट आई कितना हो गया 1, तो वैल्यू कितनी आ गई ए एक्स बी एक्स प्लस अब ए एक्स बी वाई, लेकिन आई के डॉट जे के हुआ ना, कितना हो गया 0, ये बन गया 0 प्लस ए एक्स आई के और इधर हो गया के डॉट में के 0। अब बताएंगे यहाँ पे जे के 0, जे के कितना हो गया 1, डॉट है ना बीच में, तो ए वाई बी वाई प्लस जे के और के कितना हो गया 0 प्लस अब बताएंगे ए जेड में बी एक्स 0 प्लस ए जेड बी वाई 0 प्लस ए जेड बी जेड और के डॉट के कितना हो गया 1। क्लियर। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बन गया, ए डॉट बी बराबर क्या बन गया, ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब बात को सुनो, देखो क्वेश्चंस, देखो पर रटना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे ध्यान रखो। अब याद रखने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल्स वगैरह मेरे कैसे करेंगे, देखो ए बी है, दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट करना हो, ठीक है, अगर इस तरह से वेक्टर दे दे, देखिए ए डॉट बी का एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये रहा, ये वाला फॉर्मूला तो कब अप्लाई करना, जब आपको दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल दे रखा हो। तो अगर वेक्टर इस फॉर्म में दे दें कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये दे दिया आपके पास कि a बराबर 2i के प्लस जे के माइनस के और वेक्टर b बराबर दे दिया आपके पास 3i के माइनस जे के माइनस 2k, तो a डॉट बी निकालो, देन फाइंड a डॉट बी। अब a डॉट बी में अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो a का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, b का मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, ये तो पता ही नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला कैसे लगेगा हमारे पास। ऐसी सिचुएशन में अगर ए दोनों वेक्टर्स इस फॉर्म में अगर दे रखे हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आया है ये समझो। देखो क्या फॉर्मूला बना, ए एक्स बी एक्स, मतलब आई कैप का आई कैप वाले से ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, रटना नहीं है, आई कैप को आई कैप वाले से कर लो, जे कैप को जे कैप वाले से, के कैप को के कैप वाले से कर लो, ठीक है। अब देखो बात को सुनो, जैसे ए डॉट बी निकालना है ना आपको,
इस क्वेश्चन में ही फाइंड ए डॉट बी, इस क्वेश्चन में निकालना है। तो ए डॉट बी बराबर 2i केप प्लस जे केप माइनस के केप डॉट 3i केप माइनस जे केप माइनस 2k केप। तो यहां पर आई केप के साथ कौन है 2, आई केप के साथ कौन है 3, मतलब 2 3 प्लस जे केप के साथ कौन है 1, या जे केप के साथ कौन है -1, के केप के साथ -1, के केप के साथ -2, कितना हो गया 6 -1 प्लस 2, तो कितना हो गया 7। ये वैल्यू किसकी आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 7। क्लियर यहां तक? ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चंस करें यहां पे, रब कर दूं? ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। अगर आपको मान लीजिएगा इफ दे दिया a इक्वल टू आई केप प्लस जे केप, b इक्वल टू जे केप माइनस के केप एंड c इक्वल टू 2i केप प्लस के केप, देन फाइंड a प्लस b डॉट c। तो या तो आप ऐसा करो कि पहले a प्लस बी निकाल लो, और सी आपके पास ए प्लस बी भी कोई ना कोई वेक्टर आ जाएगा, फिर सी से डॉट प्रोडक्ट कर दो, या फिर ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो ए डॉट सी अलग निकाल लो, बी डॉट सी अलग निकाल लो, फिर एड कर दो। ठीक है, दोनों से आंसर आ जाएगा, किसी भी तरह से कर लेना। ठीक है, तो फटाफट आप सोल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है अभी तो। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए देखिए, आई के प्लस जे के माइनस के मतलब ये हो गया आपके पास आई के प्लस 2 जे के माइनस के सी वेक्टर हो गया आपके पास 2 आई के प्लस के ए प्लस बी डॉट सी, इसका मतलब ये हो गया आई के प्लस 2 जे के माइनस के। अच्छा, यहाँ पे 2 आई के जे केप नहीं है तो 0 जे केप लिख लीजिएगा प्लस के केप, आई के प्लस 0, तो कितना हो गया आई केप के साथ 1, इधर क्या हो गया 2, जे केप के साथ 2, इधर 0 -1 1, 2 प्लस 0 -1, फाइनली आंसर आ गया 1। ए प्लस बी डॉट सी बराबर आंसर कितना आ गया, ये 1 आ गया। यहां तक चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, अब देखिएगा। क्लियर, तो एक तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप इजीली कर लेंगे। क्लियर ना? ठीक है, अब और देखिएगा। ठीक है, तो यहां तक कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, देखिएगा। तो इसको भी मिटाऊं। अब एक क्वेश्चन आपको दे दिया, फाइंड यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, इफ फॉर एनी वेक्टर ए find the expression, find the value of expression ठीक है, ये दे रखा आपको ए डॉट आई केप प्लस ए डॉट जे केप प्लस ए डॉट के केप। ठीक है, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, ए 2a
3a, फोर्थ ऑप्शन 0। ठीक है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर आपको कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, देखो बात को, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको कुछ भी पता नहीं कि वेक्टर ए क्या है, तो आप कोई एक वेक्टर मान लो। ठीक है, तो सपोज लेट वेक्टर ए बराबर कुछ मान लीजिएगा, जैसे ये मान लिया आपने ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, देखिए ए डॉट आई निकाल लो आप। ए डॉट आई केप मतलब ए एक्स आई केप डॉट आई केप मतलब 1 आई केप प्लस 0 जे केप प्लस 0 के केप। तो बताएंगे क्या आ जाएगा, आई केप का आई केप पहले से कर लो, तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, ए एक्स आई केप डॉट आई केप 1 हो गया। अब जे केप के साथ 0 0 हो गया नहीं, ये भी 0, तो ए एक्स आ गया। अब इसी तरह से अगर ए डॉट जे लिखेंगे तो ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के डॉट जे के कैसे लिख दूं, 0 आई के प्लस 1 जे के प्लस 0 के। तो बताओ आई के वाले से कितना हो गया, 0 प्लस ए वाई इंटू 1 और ये हो गया 0 ए वाई। और बताएंगे आप फिर ए डॉट के की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ए डॉट के की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ए जेड। डायरेक्ट लिख दूं, लिख तो ठीक है, आप पूरा सोल्व कर लेना, वैल्यू क्या आ जाएगी, ए जेड। ठीक है, सोल्व कर ही लेता हूं ना, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर कितने आलसी है। ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के डॉट 0 आई के प्लस 0 जे के प्लस 1 के। ठीक है, ये हो गया 0 0। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर रख दो एक्सप्रेशन में। तो आपको क्या निकालना है, ए डॉट आई केप आई, ए डॉट जे केप इंटू जे केप, ए डॉट के केप इंटू के केप। तो वैल्यू ए डॉट आई केप के साथ वैल्यू क्या हो गई, ए एक्स इस पूरे की, आगे आई केप की जगह लगा दिया आई केप, प्लस ए वाई आगे जे केप था, बीच में देखिए डॉट क्रॉस कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं, ए जेड के केप। और ध्यान से देखेंगे तो वापस क्या बन गया, ये ए तो बन गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट। क्लियर गया तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करें, रब कर दू ना यहां तक। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं अगला, कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वो परपेंडिकुलर है या नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए क्या शर्त रहेगी, क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई दो वेक्टर है ए और बी, तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन एंड बी, दो वेक्टर के बीच में एंगल है। क्लियर, अब बताएं कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, इफ वेक्टर्स एंड बी आर परपेंडिकुलर नॉर्मल या नॉर्मल टू इच अदर, नॉर्मल टू इच अदर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है ये, कंडीशन बन गई कि कोई भी दो वेक्टर है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना हो जाएगा, 0।
कोई भी दो वेक्टर है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना हो जाएगा, 0। अभी एंगल कितना डिग्री हो रहा है, 90। क्या चेंज हो रहा है, 90। ठीक है, हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर a डॉट बी इक्वल टू 0 है, इफ a डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे? तो यह कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है, बात सुनो। a डॉट बी बराबर अगर 0 दे रखा है, इसका मतलब a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल टू 0। अब बताएंगे कि आप x y z इक्वल टू 0 है, तो क्या गारंटी है कि तीनों 0 होना चाहिए? x भी 0 हो सकता है, केवल y भी 0 हो सकता है, केवल z भी 0 हो सकता है, कोई दो 0 हो सकता है, तीनों भी 0, एक भी 0 हो गया तो मामला से सेटल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर अगर ये 0 है तो हो सकता है कि a का मैग्नीट्यूड 0, हो सकता है कि b का मैग्नीट्यूड 0, और हो सकता है कि cos थीटा की वैल्यू 0, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। a 0 या b 0, इसका मतलब दोनों नल वेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर a डॉट b बराबर 0 है तो हम गारंटी से नहीं कह सकते कि थीटा बराबर 90 डिग्री ही होगा। हो सकता है इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो, लेकिन एक नल वेक्टर हो। ठीक है, तो कोई भी एक नल वेक्टर हुआ तब भी 0 होगा। लेकिन इसका अपोजिट, तो ध्यान रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर है, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, अगर वो नॉर्मल है तो ए डॉट बी बराबर 0। लेकिन अगर एक इसका रिवर्स हमेशा ट्रू होगा क्या? कोई जरूरी नहीं है। अगर इनमें से एक भी नल वेक्टर हो गया तो ये तो भले ही कहीं रहे, एक इनमें से किसी की वजह से कोई भी 0 हो गया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? अब देखो बात को आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक यहाँ पे ध्यान रखें, अगर कोई दो वेक्टर अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। फॉर्मूले को रटना नहीं है, कोई भी दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अगर कह दिया जाए कि A और C अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब A डॉट C इक्वल टू 0। अगर ये A वेक्टर और B प्लस C वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब A डॉट B प्लस C क्या होगा? 0। जो दो परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। रट मतलब ना कि फॉर्मूला है कि A डॉट B बराबर 0। ठीक है, अगर A प्लस B, अगर कहते हैं कि दो वेक्टर A और B, अगर उनका सम और उनका डिफरेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब A प्लस बी डॉट A माइनस बी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? तो रटना नहीं है कि A डॉट बी बराबर 0। जो दो परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब देखिएगा, वो पहले छोटे छोटे से क्वेश्चंस करते हैं। नंबर 1 एग्जांपल, क्वेश्चन पूछ लिया पहला, इफ A इक्वल टू लैम्डा आई के प्लस 2 जे के माइनस के एंड B इक्वल टू आई के माइनस 3 जे के प्लस 2 लैम्डा के एंड A परपेंडिकुलर है B के, देन फाइंड लैम्डा। अगर A परपेंडिकुलर है B के तो A डॉट B क्या होना चाहिए? 0। A डॉट B क्या होना चाहिए? 0। तो ये लैम्डा आई के प्लस 2 जे के माइनस के डॉट B क्या हो गया? आई के माइनस 3 जे के प्लस 2 लैम्डा के बराबर क्या होना चाहिए? 0। क्लियर यहां तक बात? अब आई के पहले से कर लो, जेके को जेके पहले से के को के वही चीज कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट है। तो कितना हो गया? इधर हो गया लैम्डा आई के, तो डायरेक्ट फटाफट सोल्व कीजिए। आई के तो हो गया 1 लैम्डा
2 और -3 तो माइनस का 6, -1 और 2 लेमडा माइनस का 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो माइनस का 6 माइनस का लेमडा इक्वल टू -6 इक्वल टू लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या हो गई? -6 हो गई। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन एक और देखें। मान लीजिएगा आपके पास वेक्टर है, लेट वेक्टर a इक्वल टू I के प्लस 2j के माइनस k के, एंड वेक्टर b इक्वल टू I के माइनस j के, एंड c इक्वल टू 2I के प्लस 3k के। ठीक है। और अगर आपको दे दिया इफ a प्लस लेमडा b इज परपेंडिकुलर टू c, a प्लस लेमडा बी सी के परपेंडिकुलर है, देन फाइंड लेमडा। ठीक है। तो अब देखिएगा, हम ये डिस्कस कर चुके हैं अभी, कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। तो पहले तो a प्लस लेमडा बी निकाल लें। a प्लस लेमडा बी निकाल लेते हैं पहले। तो a हो गया I के प्लस 2j के माइनस k के प्लस लेमडा टाइम्स, और b की जगह रख ले I केप माइनस जे केप। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो गया? I केप प्लस 2j केप माइनस k केप प्लस लेमडा I केप माइनस का लेमडा j केप। अब I केप एक तरफ ले लो, क्योंकि जब भी पूरा वेक्टर बनाना, मैंने कह चुका हूं मैं बात को आपको पहले भी, कि एक ही I केप रखना है, एक ही j केप, एक ही k केप। अब यहां पर भी I केप, यहां पर भी I केप है, तो इनको सबको कंबाइन करो पहले। तो 1 प्लस लेमडा I केप प्लस जे केप की बात करें 2 माइनस लेमडा जे केप माइनस के केप। ठीक है। ये बन गया कौन सा? a प्लस लेमडा बी, और c आपके पास है। अब बोला है आपको a प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर है c के, तो जो दो परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो कौन कौन परपेंडिकुलर है? a प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर है c के, इसका मतलब a प्लस लेमडा बी डॉट c क्या होना चाहिए? 0। ठीक है। तो a प्लस लेमडा बी ये रहा आपके पास, तो 1 प्लस लेमडा आई के प्लस 2 माइनस लेमडा जे के माइनस के डॉट, वो सी क्या हो गया? 2i के प्लस 0 जे के है नहीं वहां पे, प्लस 3k। ठीक है। तो आई केप का आई केप, अब वो तरीका आपको पता ही है। तो 1 प्लस लेमडा इंटू 2 प्लस 2 माइनस लेमडा इंटू 0 प्लस -1 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 2 लेमडा, ये तो हो गया 0 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 3 हो गया -1, उधर चला गया +1, 2 लेमडा बराबर 1, और लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ये आंसर आ गया। ठीक है। तो एक तो इस तरह की कैटेगरी पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भाई कोई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो आपको कोई भी अननोन वेरिएबल जो है उसको फाइंड आउट करना। क्लियर? यहां तक रब कर दो इसको। ठीक है। और एक कैटेगरी क्वेश्चंस की देखिएगा इसके ऊपर। अब क्वेश्चन मान लीजिएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हो तो, ठीक है। एंगल भी कैसे निकालता है देखिएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और इसमें भी डॉट प्रोडक्ट ही काम में आएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये चीज पहले से ही क्लियर करा चुका हूं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल का मतलब होता है हमेशा उनकी टेल के बीच बनने वाला एंगल। ठीक है। अब मान लीजिएगा ये कोई दो वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर हो गया होगा ए, ये वेक्टर हो गया होगा बी, और इनके बीच में एंगल है थीटा सपोज। ठीक है। और हमको ये थीटा निकालना है, और हमको ये पता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो थीटा निकालना है ना, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? भेजना इसको नीचे यहाँ पे। तो ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू किसकी आ गई? कोस थीटा की।
तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए का मोड और बी का मोड। इसको भी रटना मत, ये ध्यान रखना, कोई भी जो दो वेक्टर है उनके बीच में जो भी एंगल है, सपोज एंगल है थीटा, तो कोस थीटा वो एंगल बराबर उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैं कुछ प्रैक्टिस कराता हूं इस पर। तो ये चीज, अच्छा एक तो नई चीज आपके लिए कोस इनवर्स आ गई होगी कि ये क्या होता है। ठीक है, कोस इनवर्स क्या होता है, यहाँ पर इसमें थोड़ा मैं एग्जांपल से क्लियर कराता हूं। देखिएगा, आपको पता है कि कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, सॉरी 0। कोस π/2 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, कोस π/3 मतलब कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब उल्टा सोचिए, अगर मान लीजिएगा आपको दे दिया कि कोस थीटा की वैल्यू 0, देन थीटा कितना होगा, वो थीटा क्या होगा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कितने डिग्री का एंगल या कितना रेडियन में एंगल रखने की इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो शायद π/2 रेडियन, या फिर डिग्री में रखो तो 90 डिग्री। क्लियर। और अगर इसकी बात करें कोस π/3 रेडियन में और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कोस 60 डिग्री, मतलब कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब उल्टा सोचो, अगर ये पता है कि कोस थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, अब देखिएगा। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा बराबर कितनी होगी, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा कुछ टेबल में जो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता है उनका तो आपको पता लग जाएगा कि वैल्यू कितनी है। अब इसके अलावा और कुछ आ जाए, जैसे कि कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। अब स्टैंडर्ड टेबल में से तो वैल्यू है नहीं इसकी। ठीक है, ऐसे केस में फिर थीटा बराबर आप इतना ही लिख दीजिएगा कि कोस इनवर्स 1/3। क्लियर। ठीक है, और देखिएगा जैसे tan थीटा की वैल्यू है मान लीजिएगा 1, तो आपको पता है कि थीटा बराबर क्या होगा, कितने डिग्री के एंगल पर या कितने रेडियन वाले एंगल पर tan की वैल्यू 1 हो जाए। तो वैसे tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, अब tan थीटा 1 है, तो थीटा बराबर याद है तो वो लिख दीजिए, नहीं हो तो इतना ही लिख दीजिएगा, tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा और याद है, मान लीजिएगा बताऊंगे थोड़ा सा कि tan थीटा की वैल्यू आ गई मान लीजिएगा 3/4 या 3/2, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 3/2, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन इसके अंदर, अब क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको। जैसे अगर कोई कह दिया कि कोई दो वेक्टर है, क्वेश्चन दे दिया आपको, एग्जांपल फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स a इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड b इक्वल टू माइनस आई कैप या आई कैप प्लस जे कैप माइनस प्लस 2k कैप, ये है, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो वेक्टर दे रखे हैं, तो वही अपने पास कोस थीटा बराबर a डॉट बी, तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, a डॉट बी भी चाहिए, a का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, b का मैग्नीट्यूड, तो पहले क्या करो ये सब चीजें निकालना। तो a डॉट बी क्या आ जाएगा, फटाफट बताओ, देखिए आई कैप का आई कैप के साथ 1 × 1 प्लस ये हो गया 1 × 1 प्लस -1 × 2, तो 1 + 1 2 - 2 0। ठीक है, a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1² प्लस 1² प्लस -1² मतलब √3। b का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, b का मैग्नीट्यूड हो गया देखिएगा 1² प्लस 1² प्लस 2², तो कितना हो गया 4 5 √6। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, a डॉट बी अपॉन मोड a मोड b, तो a डॉट बी की वैल्यू 0 अपॉन √3 √6 0। हालांकि जब a डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई है तो वैसे भी मोड a मोड b निकालने की वैसे भी जरूरत नहीं थी,
क्योंकि ये वैल्यू वैसे ही जीरो आती है, पता है क्या, कोस थीटा की वैल्यू जीरो, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर यहां तक, कोई बात, ठीक है। अब और देखिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा कर दो ना यहाँ पे। और सुनिएगा, देखो मान लीजिए आपको दे दिया कि फाइंड, क्वेश्चन दे दिया एग्जांपल हो, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स p इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड q इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। इसके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो वही आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पी डॉट क्यू निकालना पड़ेगा। तो पी डॉट क्यू की वैल्यू क्या होगी देखिएगा, तो पी डॉट क्यू फटाफट निकाल लीजिए, कितना हो गया आई के साथ, देखो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो 2 प्लस 1 प्लस 3, तो कितना हो गया ये 6, ठीक है। पी का मोड निकाल लीजिएगा, पी का मोड निकालना क्या हो गया देखिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर मतलब √3। क्यू का मोड निकाल लीजिएगा, क्यू का मोड क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 10 √14, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी डॉट क्यू, जिन दोनों के बीच एंगल निकालना उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन पी का मोड और क्यू का मोड, ठीक है। तो पी डॉट क्यू कितना आ गया आपके पास 6 अपॉन √3 √14, ये आंसर आ, सॉरी कोस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप चाहो तो इतना लिख लो, चाहो तो ये भी और सोल्व कर लीजिए, इसको क्या लिख दो 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू √14, अब 3 को भी क्या लिख दो 2 √3 अपॉन √3 इंटू 14, तो √3 से कैंसिल आउट हो गया 2 √3 अपॉन 14, चाहे तो ये रख लो और चाहे ये रख लो आप, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, कोस इनवर्स या तो 6 अपॉन √42 या फिर कोस इनवर्स 2 √3 अपॉन 14, ये आंसर आ गया आपके पास, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू टेबल में से है नहीं, तो कोस इनवर्स में ही आंसर देना पड़ेगा। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के बेसिस पर करते हैं क्वेश्चंस, देखिएगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा क्लियर करके एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। पोजीशन वेक्टर, और फिर वापस इसमें एक छोटा सा टॉपिक इसमें ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर्स या पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर बनाना है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा समझना, मान लीजिएगा ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। और जब मैं वेक्टर शुरू किया था उसी समय हमने डिस्कस कर लिया था, मान लीजिएगा ये कोई पॉइंट हो गया होगा ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये हो गया होगा ओरिजिन, ठीक है। तो इस ओरिजिन को उस पॉइंट से कनेक्ट करने से कोई ना कोई ये वेक्टर बनेगा ना, ये वेक्टर बन गया ओ ए वेक्टर। तो इस वेक्टर को, जो इस पॉइंट की पोजीशन को बताता है, इस वेक्टर को क्या कहते हैं, ए का पोजीशन वेक्टर। एग्जांपल वापस एक बार क्लियर कर लेते हैं, देखिएगा स्टार्टिंग में ही ये बता चुका हूं मैं आपको, एक बार मैं वापस इसे रिपीट करना चाहूंगा। ये हो गया ओरिजिन, ये लाइन होगी एक्स एक्सिस, ये लाइन हो गई होगी वाई एक्सिस, ये वाली लाइन हो गई होगी जेड एक्सिस। क्लियर। अब मान लीजिएगा एक्स एक्सिस है, तो अगर 1 2 पे
अपन सिर्फ 2 डिस्टेंस के ऊपर चले, 2 पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,0,0, इसी 2 से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, मान लीजिए किसी रूम के अंदर ये वॉल है, एक दीवार इधर हो गई, एक दीवार ये इधर हो गई। ठीक है, तो इससे 2 पॉइंट से ऊपर ये वॉल की तरफ ऊपर शिफ्ट हो गए 3 पॉइंट। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो यहां पर, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,3,0। अब यहां से 3 से सपोज ये 4 पॉइंट इधर आ गए, तो इस कोऑर्डिनेट क्या हो गए मान लीजिए 2,3,4। अब ये रहा ओरिजिन, ये रहा कोई पॉइंट P, तो ओरिजिन से उस पॉइंट को अगर मिला देते हैं इस पॉइंट P को, तो ये अच्छा एरो का साइन इस पॉइंट की तरफ हो जाए, तो ये वाला वेक्टर उस पॉइंट की क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। इस वेक्टर को उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अगर इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिएगा 2,3,4, अगर इसके कोऑर्डिनेट है P 2, 3, 4, तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट को अगर मिला देते हैं P को, ठीक है, तो OP जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला कोई पॉइंट हो जाता है, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, तो पॉइंट कोई ए हो गया जिसके कोऑर्डिनेट ये है, तो ओ ए क्या हो गया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज ओ ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ये x1i प्लस y1j प्लस z1k। क्लियर। अब ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट और मान लीजिएगा, जैसे बी है पॉइंट, ये रहा कोई बी पॉइंट यहां पर, जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2, और अगर इसको इससे मिला दिया, अगर इसको इससे मिला दिया तो ये भी हो जाएगा ओ बी वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज ओ बी, तो ये क्या जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। क्लियर यहां तक। अब अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो वेक्टर यदि ए बी निकालना है आपको, ए को बी से मिलाने से कौन सा वेक्टर बनेगा, देखिएगा ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर क्या बन गया, ए बी वेक्टर। ठीक है, अगर ये वाला वेक्टर निकालना है ए बी, तो ए बी हमेशा इस तरह से होगा ओ बी माइनस ओ ए। इसको ट्राइंगल लॉ से भी हम प्रूव कर सकते हैं, ट्राइंगल लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्राइंगल लॉ। ठीक है, नहीं तो मैं यहां पर इस तरह से बता देता हूं क्विकली। देखिएगा कहीं पर भी ये ट्राइंगल बन रहा हो, या बेटर तो ये है आप हमेशा साइक्लिक लो यूज में लो। साइक्लिक लो क्या होता है कि जैसे एक वेक्टर, एक ही साइकिल में जितने भी वेक्टर आ रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये वेक्टर सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एक पूरा साइकिल बनना चाहिए कहीं पर भी, कि कहीं से भी शुरू कर लो, पूरे साइकिल में घूमते हुए आपको वापस वहीं पे आना है। अब आप चाहे इधर से घूमते हुए इधर आओ, चाहे इधर से घूमते हुए इधर आओ, आप यहां से शुरू कर लो, बोले यहां से घूमते हुए चाहे इधर आओ, चाहे इधर से घूमते हुए इधर आओ। क्लियर। अब अगर साइकिल में आप जिधर चल रहे हो उसी डायरेक्शन में कोई वेक्टर आ जाए तब तो लेना है पॉजिटिव, और आपके चलने के अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर आ जाए तो आपको लेना है नेगेटिव। जैसे अगर इसके लिए बात कहें तो ये वेक्टर अगर इधर से मैं चल रहा हूं तो वेक्टर की डायरेक्शन में चल रहा हूं तो ये आ जाएगा प्लस का ए प्लस का बी। अब देखिएगा सी अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो माइनस का सी, डी की डायरेक्शन में हो गया प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे इसके अंदर बताएंगे आप यहां से अगर शुरू करते हैं तो ये वेक्टर क्या बन गया ओ ए, ये वेक्टर क्या बन गया ए बी, और ये वेक्टर इधर क्या बना ओ बी। तो इसके अंदर अगर बात कहें तो देखिएगा इसमें ऐसा लिखूं मैं, साइक्लिक लो यूजिंग साइक्लिक लो, तो देखो मैं ऐसा लिखूं कि ओ ए प्लस ए बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का ओ बी इक्वल टू 0।
तो ए बी बराबर क्या हो गया, माइनस ओ बी की तरफ दीजिए, तो ओ बी प्लस माइनस का ओ। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट याद रखना, ए बी निकालना है, ओ बी माइनस ओ ए। ऐसे कर मान लीजिएगा पी क्यू निकालना है, दो पॉइंट है पी और क्यू, तो क्या आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, अगर आपको निकालना है बी ए, ये वेक्टर निकालना है, तो क्या आ जाएगा ओ ए माइनस ओ बी, अगर ये दो पॉइंट है तो। क्लियर। तो अगर मान लीजिएगा कोई दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं और उन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बनना है, उस वेक्टर को हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो जैसे इसके अंदर ये हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस वाले केस में तो ओबी की वैल्यू रख देंगे एक्स टू आई के प्लस वाई टू जे के प्लस जेड टू के माइनस, और ये क्या हो जाएगा एक्स वन आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के। ठीक है, आई के को एक तरफ कर लेना, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे के प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। ये आ जाएगा क्या, ए बी वेक्टर इक्वल टू। ठीक है ना। अब एक फटाफट इसके ऊपर प्रैक्टिस करके एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो आपको रटना नहीं, बस ये ध्यान रखना, ए बी निकालना ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, सी डी निकालना ओ डी माइनस ओ सी। ठीक है, अब देखिएगा, क्लियर, रट कर दो ना यहां तक। फटाफट एग्जांपल बताइए, जैसे मान लीजिए अगर आपको कह दे कि अगर कोई पॉइंट है, इफ एग्जांपल if a minus 1 2 3 and b 2 3 0, then find ab vector। तो ab वेक्टर कैसे निकालोगे, तो ab वेक्टर क्या हो जाएगा o b माइनस o a वेक्टर। तो o b कैसे निकालोगे, b ये वाला पॉइंट है। अच्छा ये ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का होता है, उस पॉइंट की पोजीशन को जो वेक्टर शो करता है वो पोजीशन वेक्टर। ए और बी कोई वेक्टर नहीं है, कोई पॉइंट है, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 3 0, तो ये क्या बन जाएगा, देखिएगा 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 0 के माइनस, और ओ ए क्या बन जाएगा, देखो माइनस 1 आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। ठीक है, तो ये वेक्टर बन गया ए बी बराबर 2 आई के, और ये क्या बन गया, देखिए 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 0 के प्लस का आई के माइनस का 2 जे के माइनस का 3 के। तो आई के लिए कितना हो गया 3 आई के, और ये हो गया 3 जे के माइनस, तो प्लस का जे के, और ये हो गया माइनस का 3 के। ये बन गया वेक्टर ए बी बराबर। मान लीजिएगा कि ये कोई पॉइंट है ए 1 2 3, कोई पॉइंट हो सकता है ये बी जिसके कोऑर्डिनेट है -1 2 0, और ये कोई पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 -3। ठीक है, अब अगर मान लीजिएगा तीनों पॉइंट्स को अगर आपने मिला दिया, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिएगा आपको पूछ ले कि ये जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ए कितना होगा। ठीक है ना, ये एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा। पॉइंट भी है, या एक्स वाई जेड दे दीजिए भले नाम इसको, या थीटा पर नाम दे दीजिएगा, थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी। ये एंगल कितना होगा, या चाहो तो बोले केवल नाम ए बी सी भी दे दो। ठीक है ना, ये एंगल पूछ लिया। अब ऐसे केस के अंदर ये एंगल कैसे निकालेंगे, अभी हमने ये तो भी डिस्कस कर ही लिया कि अगर मान लीजिएगा दो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, अगर आपको इसको मिलाने से कोई वेक्टर बनाना है, अगर आपको ये वेक्टर बन गया ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, ये ओ बी माइनस ओ ए। क्लियर। अगर मान लीजिएगा बी और सी को मिलाना, अच्छा, और अगर इसी पॉइंट के अंदर ये वापस ये ए और बी, अगर आपको ये वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर ये क्या हो गया, इधर बी है ये इधर ए है, तो ये वेक्टर क्या हो गया बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर कैसे निकालोगे आप, ओ ए माइनस ओ बी वेक्टर।
ठीक है, तो कोई भी दो पॉइंट है तो वेक्टर तो निकाल ही सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जब भी एंगल की बात करेंगे, एंगल हमेशा दोनों वेक्टर की टेल के बीच एंगल बनता है। ये कोई भी अगर ये एंगल है, अगर मान लीजिएगा थीटा, तो ए और बी या पी और क्यू दो वेक्टर है, अगर पी और क्यू, तो दोनों की टेल के बीच में जो एंगल है वो है थीटा आपके यहां से। क्लियर, समझ में आ रही बात? अब तो यहां पे बताइएगा थीटा ए कौन कौन से दो वेक्टर के बीच में एंगल बनेगा। तो थीटा ए अगर बात कहें तो वेक्टर कौन कौन से बनाएंगे? एक वेक्टर तो बनाएंगे हम इस साइड में, एक वेक्टर क्या बनाएंगे इस साइड में। तो एक वेक्टर बन जाएगा इधर, एक वेक्टर बन जाएगा इधर, ताकि दोनों की टेल, और ये वेक्टर क्या हो गया ए सी वेक्टर। तो थीटा ए किन किन के बीच में बन जाएगा? ए बी एंड ए सी, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? थीटा ए। अगर थीटा बी की बात करना है तो थीटा बी, ये कौन कौन से दो वेक्टर के बीच में एंगल बनेगा? थीटा बी की बात कहें तो थीटा बी के लिए ये दो वेक्टर कौन कौन से आ जाएंगे? थीटा बी, तो यहाँ पे दोनों की टेल मिलनी चाहिए, तो एक वेक्टर तो हो जाएगा ये और एक वेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो थीटा बी अगर निकालना है तो कौन कौन से हो गए? ये वेक्टर क्या हो गया? बी ए एंड, और ये कौन सा हो गया? बी सी, इनके बीच एंगल बनेगा। तो थीटा सी कौन कौन से दो वेक्टर बनेंगे? तो यहाँ टेल मिलनी चाहिए, तो थीटा सी के लिए एक वेक्टर तो हो जाएगा ये सी बी, और एक वेक्टर क्या हो जाएगा? सी ए, इन दो के बीच बन जाएगा थीटा सी। तो अब हमको जो भी यहाँ पर आंसर निकालना है, जैसे भी, ठीक है, मान लीजिएगा ये पूछ लिया कि अगर ये निकालना है, फॉर एग्जाम्पल फाइंड थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी। जैसे अगर थीटा ए निकालना तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या? कोस थीटा ए बराबर कौन कौन से दो वेक्टर बन जाएंगे थीटा ए वाले में, बताओ। तो थीटा ए की बात करें तो एक वेक्टर तो बन गया आपके लिए ये, और एक वेक्टर बन गया आपके लिए ये थीटा ए में। तो थीटा ए में एक वेक्टर तो बन गया ए बी, और एक वेक्टर कौन सा बन गया? ए सी। तो कोस थीटा ए क्या लिखेंगे? ए बी डॉट ए सी, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थीटा ए की बात कर रहे हैं ना, ए बी और ए सी, तो ए बी का मोड और ये क्या बन गया? ए सी का मोड। क्लियर यहां तक? अब ऐसे थीटा बी अगर पूछना है, अगर थीटा बी पूछ ले तो थीटा बी के लिए बताएंगे आप कौन कौन से वेक्टर हो जाएंगे? एक तो इधर, एक बन जाएगा इधर, ताकि दोनों की टेल मिल जाए यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोनों की टेल मिल जाए तो कौन कौन से जाएगा? तो बी ए और बी सी। तो फिर कोस थीटा बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए डॉट बी सी अपॉन बी ए का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड। और थीटा सी के लिए कौन कौन से दो वेक्टर बनेंगे? ये वाला एंगल निकालना है तो यहां पर टेल रखो, तो एक वेक्टर तो बन जाएगा ये, एक वेक्टर बन जाएगा आपके लिए ये। तो एक वेक्टर ये तो क्या बन गया? सी ए, और ये क्या बन जाएगा? सी बी। तो कोस थीटा सी की बात कहें तो क्या हो जाएगा? सी ए डॉट सी बी अपॉन सी ए का मैग्नीट्यूड और सी बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर यहां तक? मैं यहां पर सिर्फ कोई एक एंगल बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिएगा थीटा ए बताना है, कोस थीटा ए सपोज, ठीक है। तो थीटा ए अगर निकालना है आपको, ठीक है, तो मैं सिर्फ, तो आपको क्या क्या चाहिए? ए बी चाहिए, ए सी चाहिए। तो ए बी कैसे निकालेंगे पहले? तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी कैसे निकालेंगे? बी का ये -1,2 है ना ये, तो ओ बी क्या हो जाएगा? माइनस आई के प्लस 2 जे के प्लस 0 के माइनस ओ ए क्या हो जाएगा? आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो माइनस आई के, ये भी हो गया, तो माइनस का 2 आई के, 2 जे के से 2 जे के तो कैंसिल आउट, 0 जे के, और ये हो गया माइनस का 3 के, ये आ गया वेक्टर ए बी बराबर। क्लियर? वो कौन सा निकालना आपको? ए सी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपके? ओ सी माइनस ओ ए, ये बन गया आपके लिए, ठीक है ना। तो ओ सी, तो ओ सी क्या हो गया? सी आपके पास वो है ही,
1 2 माइनस 3, तो आई केप प्लस 2 जे केप माइनस का 3 के केप माइनस ओ ए क्या हो गया आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू, तो ए सी बराबर क्या बन जाएगा आप बताएंगे? तो ए सी बन जाएगा, देखो आई केप से आई केप कैंसिल हो गया, 0 आई केप और जे केप भी कैंसिल हो गया, 0 जे केप माइनस 3, ये हो गया माइनस का 6 के केप, ये बन गया ए सी। ठीक है, अच्छा तो आप क्या क्या निकाल ले, देखो ए बी का मोड निकाल लें, ए बी का मोड निकालना पड़ेगा, तो ए बी का मोड क्या हो जाएगा रूट में -2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर रूट 13। और क्या निकालना है एसी का मोड, एसी का मोड क्या हो गया, एसी आपके रहा ये रहा, तो 6 आ जाएगा वैसे तो, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर 36 का रूट 6। ठीक है, अच्छा ए बी डॉट एसी भी निकालना है, ए बी डॉट ए सी, तो ए बी क्या हो गया -2 आई केप प्लस 0 जे केप -3 के केप डॉट, और ए सी बराबर क्या बन गया देखो 0 आई केप प्लस 0 जे केप -6 के केप, तो ये हो गया देखो 0 -2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस माइनस का 3 इंटू -6 मतलब 18। ठीक है, ये क्या बन गया ए बी डॉट ए सी, ये बन गया। ठीक है, तो आपको एंगल जो निकालना है तो वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, तो कोस थीटा ए इक्वल टू क्या रखो ए बी डॉट ए सी अपॉन ए बी का मोड और ए सी का मोड, ए बी का मोड ए सी का मोड, तो ए बी डॉट ए सी क्या हो गया 18, ये बन गया आपके 18 अपॉन, और ए बी का मोड कितना बना आपके, ए बी का हो गया रूट 13 और ए सी का मोड कितना बन गया 6। ठीक है, तो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3, तो कोस थीटा ए की वैल्यू कितनी होगी 3 अपॉन रूट 13, तो थीटा ए कोस इनवर्स 3 अपॉन रूट 13, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ऐसे थीटा बी और थीटा सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं।